Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ankita Yadav. So guys, today we will discuss NTA UGC NET 20 जून 2019 क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइज, अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर पार्ट 1 जो है वो देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, if preposition some milk is curd taken to be true, then which of the following prepositions can be false? ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि some milk is curd जो प्रपोजिशन है वो ट्रू है तो false जो है वो क्या होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है no milk is curd, बी is all milk is curd, सी is some curd is milk and डी is some milk is not curd। सो गाइज, इस क्वेश्चन को हम जनरल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो अनदर वे है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम जनरल वे में इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि सम मिल्क इज कर्ड को ट्रू है तो हमें जो फॉल्स है वो फाइंड आउट करना है सम मिल्क इज कर्ड का। ओके, तो फॉल्स जो है वो हो जाएगा नो मिल्क इज कर्ड। ओके, सो हम इसका जो अनदर वे है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑल को हम ए से डिनोट करते हैं एंड नो को ई से और सम को आई से और सम नोट को ओ से। तो ऑल जो है और ई जो है यहाँ पर वो है यूनिवर्सल। ओके, ऑल को हम यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हैं और ई को हम यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं और सम को हम पर्टिकुलर पॉजिटिव कहते हैं और सम नोट को हम यहाँ पर पर्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव जो है वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसलिए नेगेटिव है नो और सम नॉट। ओके, तो आपको ये याद रखना है। और हमारे जो क्वेश्चन में है वो हमसे पूछा गया है कि सम मिल्क इज कर्ड। ओके, तो हमें यहाँ पर सम का जो है वो अपोजिट ढूंढना है क्योंकि सम मिल्क इज कर्ड ट्रू है तो हमें जो फॉल्स जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें सम का अपोजिट ढूंढना है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी सम का। तो सम का कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो यहाँ पर होता है ई। ओके, यानी कि नो। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व हो जाता है कि सम का जो कॉन्ट्राडिक्टरी है अपोजिट है वो नो होता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नो मिल्क इज कर्ड। ओके, एंड यहाँ पर जो ऑल है इसका कॉन्ट्राडिक्टरी होता है सम नॉट। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सम के लिए था तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इससे सॉल्व हो जाता है सम मिल्क इज कर्ड का नो मिल्क इज कर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनोटेटिव कम्युनिकेशन इनसाइड द क्लासरूम इज। कनोटेटिव कम्युनिकेशन जो होता है क्लासरूम में वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्ट, बी इज क्रिटिकल एंड सी इज इम्प्लिसिट एंड डी इज एक्सप्लिसिट। सो गाइज, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कनोटेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है। Connotative communication refers to the wide area, extra meaning of positive and negative associations that most words naturally carry with them. Okay, so guys, connotative communication का मतलब यहाँ पर ये है एक्स्ट्रा मीनिंग से है, कोई भी जो वर्ड है उसका एक्स्ट्रा मीनिंग बताना connotative communication कहलाता है। ओके, जो वाइड होता है एक तरीके से, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं शी इज फीलिंग ब्लू। ओके, यानी कि वो ब्लू जो है वो फील कर रही है, तो यहाँ पर ब्लू का मतलब कलर से नहीं है क्योंकि ब्लू इज ए कलर। ओके, तो ये जो ब्लू इज ए कलर ये डायरेक्ट मीनिंग शो कर रहा है, तो जो डायरेक्ट मीनिंग शो करता है वो आपका होता है डिनोटेशन कम्युनिकेशन। ओके, और हम इनडायरेक्टली किसी को इम्प्लाइड करके, एक्स्ट्रा मीनिंग को इम्प्लाइड करके अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो होता है हमारा कनोटेशन कम्युनिकेशन। ओके, एक्स्ट्रा मीनिंग किसी भी वर्ड का जो है शो करते हैं, जैसे ब्लू इज अ कलर, तो ये क्या है हमारा डायरेक्ट मीनिंग बता रहा है कि ब्लू क्या है, एक कलर है, तो ये हमारा डिनोटेशन कम्युनिकेशन हो गया। और शी इज फीलिंग ब्लू, यानी कि ब्लू जो है यहाँ पर कलर को शो नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो ब्लू है वो सैडनेस को जो है वो शो कर रहा है, यानी कि ब्लू का एक्स्ट्रा मीनिंग पता चल रहा है, तो ये हो गया हमारा कॉनोटेशन कम्युनिकेशन। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कनोटेटिव कम्युनिकेशन इनसाइड द क्लासरूम इज, कि क्लासरूम के अंदर जो कनोटेशन कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट इसलिए होता है क्योंकि जो कनोटेटिव कम्युनिकेशन होता है, कनोटेटिव जो होता है वो इम्प्लाइड करता है एक्स्ट्रा मीनिंग को, इम्प्लिसिट करता है वो एक्स्ट्रा मीनिंग को। तो ये जो है कभी भी एक्सप्लिसिट नहीं हो सकता है क्योंकि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो है कनोटेटिव कम्युनिकेशन का हो जाएगा इम्प्लिसिट। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है in which of the following arrive at knowledge the emphasis is on
both proceeding from particular to general and from general to particular in combined way. ओके तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलर टू जनरल एंड जनरल टू पर्टिकुलर दोनों कंबाइंड वे में कौन सा मेथड है जो कि दोनों को कंबाइंड वे में यूज किया जाता है, जहां पर ओके एम्फेसिस करता है कंबाइंड वे में। ओके तो ऑप्शन नंबर ए है इंडक्टिव मेथड एंड ऑप्शन नंबर बी इज डिडक्टिव मेथड एंड ऑप्शन नंबर सी इज साइंटिफिक मेथड एंड डी इज एनालॉजिकल मेथड। सो गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि इंडक्टिव जो मेथड होता है हमारा, हम इन सभी मेथड्स को हम देख लेते हैं एक बार। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, इंडक्टिव मेथड को जाना जाता है डेवलपिंग ए थ्योरी, क्योंकि इसमें जो थ्योरी है वो डेवलप की जाती है एक तरीके से। इंडक्टिव मेथड हमारा जो है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब है यहाँ पर कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर ओके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उसके बाद में जो है वो थ्योरी जो है वो जनरेट की जाती है। तो इंडक्टिव मेथड जो है एक तरीके से स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाता है, नोन टू अननोन की तरफ जाता है, और यहाँ पर जो है इसका एम होता है थ्योरी को डेवलप करना। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि जैसे हमारी जो छोटी क्लासेस होती हैं वहाँ ही जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंडक्टिव मेथड। ओके क्योंकि वहाँ पर जैसे कि आपका कोई भी थ्योरी है ओके न्यूटन का जो लॉ है उसको इस तरीके से समझाया जाएगा पहले से कि पहले कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे, स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए जाएंगे, उसके बाद में वो जो थ्योरी है वो जनरेट होगी, उसके बाद में उस थ्योरी के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाया जाता है, वो मेथड होता है इंडक्टिव मेथड। ओके एंड इसके जो स्टेप्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं, ऑब्जर्वेशन एंड फिर हाइपोथेसिस एंड फिर जो थ्योरी है वो जनरेट की जाती है। सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है और फिर हाइपोथेसिस कोई भी अजम्पशन लगाई जाती है, उसके बाद में जो है वो थ्योरी जनरेट होती है। ओके नेक्स्ट मेथड हमारा होता है डिडक्टिव मेथड। जो हमारा डिडक्टिव मेथड होता है उस मेथड में ये जाना जाता है एक तरीके से सिलोगिज्म के नाम से। ओके इन्हें हम सिलोगिज्म भी कह सकते हैं। इस मेथड के अंदर पहले से हमें प्रेमिसेस दी हुई होती हैं, उन प्रेमिसेस के बेसिस पर हमें जो है वो हमारे कंक्लूजन तक हम पहुंचते हैं। ओके तो इस थ्योरी का जो एम होता है वो ये होता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ ये थ्योरी जाती है। जैसे कि हमारे इंडक्टिव जो थ्योरी है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है, तो डिडक्टिव थ्योरी जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है, यानी कि पहले से इसमें थ्योरी दी हुई होती है, उस थ्योरी की जो टेस्टिंग करना और उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो गेन करना डिडक्टिव मेथड में किया जाता है। ओके तो ये जो जो बड़ी हाई क्लासेस होती हैं उनके अंदर ये जो मेथड है वो यूज किया जाता है डिडक्टिव मेथड। ओके जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास प्ले फ्लूट, सैम इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, देयरफॉर सैम प्लेज फ्लूट। ओके सो गाइज इसके अंदर जो हमारी जो दो प्रीमिसेस दी हुई थी उनके बेसिस पर जो है कंक्लूजन पर हम पहुंचे हैं। तो ये होता है हमारा डिडक्टिव मेथड। जो सिलोगिज्म होते हैं वो डिडक्टिव मेथड ही होते हैं एक तरीके से, और इसकी जो स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने हैं, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन एंड देन कंक्लूजन। ओके कोई भी थ्योरी होती है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद में हम हमारे कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ओके सो गाइज आपको समझ में आया होगा कि जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं और डिडक्टिव मेथड में हम जाते हैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। ओके तो जो दोनों जो मेथड हैं दोनों कंबाइंड किस में यूज किए जाते हैं, दोनों मेथड कंबाइंड यूज किए जाते हैं हमारे साइंटिफिक मेथड में। ओके क्योंकि इंडक्टिव नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर, डिडक्टिव भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा साइंटिफिक, क्योंकि दोनों जो मेथड हैं दोनों जो तरीके हैं उन दोनों को एम्फेसिस करता है हमारा साइंटिफिक मेथड, डिडक्टिव और इंडक्टिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स कैन रिजल्ट इन। जो कम्युनिकेशन होता है कलर्स के थ्रू ओके उसका क्या रिजल्ट है। ऑप्शन नंबर ए है एस्थेटिक कोड्स, बी इज कल्चरल कोड्स, सी इज सिमेंटिक कोड्स एंड डी इज बाइनरी कोड्स। ओके गाइस तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे जो कोड्स हैं ये अलग अलग, उनको हम समझ लेते हैं। एस्थेटिक कोड्स क्या होते हैं। एस्थेटिक कोड्स का मतलब है यहाँ पर पेंटिंग, स्कल्पटिंग, एक्टिंग, डांसिंग, फिल्म प्रोडक्शन, म्यूजिक कंपोजिशन, म्यूजिक परफॉर्मेंस कैन बी कंसिडर्ड कम्युनिकेटिव कोड्स। ओके तो एस्थेटिक कोड्स के अंदर हमारे आ जाएंगे पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ये जो कलर्स से रिलेटेड है, पेंटिंग। ओके तो इसमें भी कलर से रिलेटेड है एस्थेटिक कोड, इस तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन किया जाता है एस्थेटिक कोड्स के थ्रू। ओके कल्चरल कोड्स के थ्रू किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है। कल्चरल कोड्स आर डिफाइंड एज सिंबल्स एंड सिस्टम्स ऑफ मीनिंग दैट आर रिलेवेंट टू मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर। ओके एंड सिमेंटिक कोड्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं हमारे मीनिंग से, वर्ड से, साइन से, सिंबल से। ओके तो इनका यूज करके जो कम्युनिकेशन किया जाता है तो वो होते हैं हमारे सिमेंटिक कोड्स। ओके
एंड बाइनरी कोड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 0 1, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए कम्युनिकेशन के जो सिंबल है वो है बाइनरी कोड्स। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा रिलेटेड है कलर्स से। ओके, तो कलर्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू हो सकता है, एस्थेटिक कोड और कल्चरल कोड्स। ओके, क्योंकि जो सिमेंटिक कोड है उसमें वर्ड सिंबल्स का यूज किया जाता है। बाइनरी जो है वो 0 1 कंप्यूटर की लैंग्वेज है एक तरीके से। तो हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है the preposition some trees are green is equivalent to which of the following prepositions? Okay, ये जो प्रपोजिशन हमें गिवन है सम ट्रीज आर ग्रीन, ओके, तो इसके इक्विवेलेंट जो प्रपोजिशन है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है मैनी ट्रीज आर ग्रीन, second is some green things are trees, and third is some green things are not non trees, and fourth is trees are usually green. So guys, यहाँ पे some trees are green हमें given है, यानी कि कुछ trees जो हैं वो green है। तो यहाँ पे many trees are green यानी कि कई जो trees हैं वो green है। तो यहाँ पर जो है ये इससे रिलेटेड है, some trees are green के इक्वलेंट है, ये उसके बराबर है। एंड सेकेंड है some green थिंग्स आर ट्रीज, ये कुछ ग्रीन थिंग्स जो है वो ट्रीज हैं। तो हमारा जो प्रपोजिशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है ये भी उसके इक्विवेलेंट है ये, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कुछ ट्रीज जो है वो ग्रीन है। तो यहाँ पर भी हमें सेकंड जो ऑप्शन है वो भी यही कह रहा है। एंड थर्ड है सम ग्रीन थिंग्स आर नॉट नॉन ट्रीज, कुछ जो ग्रीन थिंग्स हैं वो ट्रीज नहीं है। तो ये भी सही है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ ट्रीज जो है वो ग्रीन है, यानी कि कुछ ट्रीज जो है वो ग्रीन नहीं है। ओके, एंड फोर्थ है ट्रीज आर यूजुअली ग्रीन, कि ट्रीज जो है वो यूजुअली ग्रीन ही होते हैं। तो हमारा जो प्रपोजिशन क्वेश्चन में गिवन है ये सभी जो ऑप्शंस हैं वो इसके इक्विवेलेंट है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को एक तरीके से कॉमन सेंस से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 फर्स्ट 2 एंड 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, ए पायलट विदाउट फ्लाइट प्लेन्स इज लाइक एन आर्टिस्ट विदाउट पेंट्स। ओके, तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में जो पायलट है उसकी जो कंपैरिजन है वो किया जा रहा है यहाँ पे आर्टिस्ट से। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है एनालॉजिकल एंड बी इज डिडक्टिव, सी इज इंडक्टिव एंड डी इज हाइपोथेटिकल। ओके, सो गाइज यहाँ पर जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। तो हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन है एनालॉजिकल, तो एनालॉजिकल जो मेथड है एनालॉजिकल, उसमें हम एनालॉजिकल रीजनिंग जो है उसमें हम जो है वो यूज़ की जाती है कंपैरिजन करने के लिए। किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ से कंपैरिजन करने के लिए एनालॉजिकल जो रीजनिंग है वो यूज़ में ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनालॉजिकल, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे जो पायलट है उसकी जो कंपैरिजन है, उसकी जो तुलना है वो की जा रही है आर्टिस्ट से। ओके, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाइपोथेटिकल जो है मेथड रीजनिंग जो है वो यहाँ यूज़ नहीं की जाएगी, क्योंकि हाइपोथेटिकल जो रीजनिंग है वो हमारी अजम्पशन से रिलेटेड होती है, कि हम पहले से ही कोई काम या रिसर्च कंडक्ट करने से पहले, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ही कोई अजम्पशन जो है वो लगा लेते हैं, कोई स्टेटमेंट जो है वो बना लेते हैं। तो हम देख लेते हैं एनालॉजिकल रीजनिंग को। An analogy is a comparison between two objects, okay, or systems of objects that highlights respects in which they are thought to be similar. Okay, तो किसी भी दो चीज़ों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो कंपैरिजन किया जाता है और इस तरीके से किया जाता है कि वो क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, तो ये होती है हमारी एनालॉजिकल रीजनिंग। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, देयर माइट टू बी लाइफ ऑन मार्स बिकॉज इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन जस्ट लाइक द अर्थ। तो यहाँ पे मार्स की जो है कंपैरिजन वो किया जा रहा है अर्थ से। ओके, तो ये होती है हमारी एनालॉजिकल रीजनिंग। इस एनालॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम्स में जो है वो रेज किए जाते हैं। तो आपको इसके बारे में जो है वो ध्यान रखना है कि कंपैरिजन जहाँ हो जाता है वहाँ हमारी एनालॉजिकल रीजनिंग यूज की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइंस डिराइव्ड मीनिंग्स थ्रू। ओके, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो साइंस होते हैं वो डिराइव्ड मीनिंग थ्रू। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है द सब्जेक्टिविटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, बी इज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द डिकोडर, एंड सी इज द नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशंस, एंड डी इज द न्यूट्रलिटी ऑफ द चैनल। ओके, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो साइंस के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन की जाती है वो होती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो साइंस के थ्रू जो कम्युनिकेशन होगी वो नॉन वर्बल होगी। तो साइंस जो है उसके थ्रू कम्युनिकेशन हम किसी पर्सनल जो
व्यक्ति है या पर्सनल जो भी पर्सन है उससे हम कर सकते हैं। ओके, तो एक तरीके से इंटर रिलेशन पर जो है साइंस की जो कम्युनिकेशन है वो इंटर रिलेशन पर बेस करती है। ओके, तो हम देख लेते हैं एक बार कम्युनिकेशन की प्रोसेस को। सबसे पहले जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन इसीलिए किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन जो है उसका ट्रांसफर किया जा सके। इन्फॉर्मेशन का वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक ट्रांसफर करने के लिए जो है वो कम्युनिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सेंडर जो है, सेंडर होता है वो कोई भी वो एनकोड करता है अपना मैसेज। ओके, और उसे जो है वो पहुंचाता है। सॉरी गाइस, यहाँ पे होगा मैसेज और फिर होगा एनकोडिंग। ओके, तो सेंडर जो है वो एक मैसेज जो है अपना वो एनकोड करता है और उसको चैनल के थ्रू, किसी भी चैनल के थ्रू जो है वो रिसीवर तक पहुंचाता है, और वो जो रिसीवर है वो उसको अंडरस्टैंड करता है उस मैसेज को, तो उसे हम बोलते हैं डिकोडिंग। और फिर अंडरस्टैंड करने के बाद में उस मैसेज को वो है फीडबैक, उस मैसेज के लिए जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो ये जो है वो आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। तो इस क्वेश्चन के अंदर साइंस के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो साइंस के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमारा वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है। तो ये इंटर रिलेशन जो है एक तरीके से नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा द नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स। ओके, तो जो कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है वो क्या हमें बताती है। तो जो लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा जो कम्युनिकेशन है वो किया जाता है लैंग्वेज के बेसिस पर। ओके, तो किसी भी पर्सन की जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के थ्रू ये पता चलता है उस पर्सन का क्या बैकग्राउंड है। ओके, और वो पर्सन किस तरीके से बात करता है, इस तरीके ये सभी चीज़ें हैं वो हमें लैंग्वेज जो है उसके थ्रू जो है पता चलती हैं। तो हमारी जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें जो लैंग्वेज है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज की, क्योंकि जो ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन किया जाता है, मैक्सिमम कम्युनिकेशन जो है वो लैंग्वेज के थ्रू जो है वो किया जाता है। तो जो लैंग्वेज है वो हमारे सोशल वर्ल्ड जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लैंग्वेज जो है वो हमारे सोशल वर्ल्ड के अंदर लैंग्वेज के थ्रू बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 19 है चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स क्यू पी ओ, ओके, एन एम एल के जे आई। ओके, तो इसके बाद में जो है हमें इसमें ढूंढना है, ये आपका रीजनिंग जो है डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का है क्वेश्चन है ये रीजनिंग का। तो हम हमारे जो रीजनिंग पार्ट है उसमें हम इस क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन इस टॉपिक को। हम वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी जो आगे की टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्यू पी ओ हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो जो क्यू है वो हमारे 17 नंबर पर आता है, 17 नंबर पर, और जो पी है वो 16 नंबर पर आता है, और जो ओ है वो 15 नंबर पर आता है। ओके गाइज, तो 17 16 15, और एन जो है हमारा वो हमारे 14 नंबर पर आता है। ओके, और एम जो है वो आता है 13 पर। ओके, तो हमारे जो टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, और उसमें से जो एम हाफ जो है एम हाफ पर आता है तो वो हो गया 13, और एल जो है वो 12 पर आता है। और इसी तरीके से जो के जे आई है वो हमारा आता है 11 10 और 9 पर। ओके, तो आपको जो इनके नंबर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है रीजनिंग के वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसकी जो आगे वाली जो टर्म है वो आनी चाहिए अकॉर्डिंग 8 7 एंड 6। ओके गाइज, देखिए आप 17 16 15 14 13 12 11 10 एंड 9, तो अब यहाँ पर आएगा 8 7 और 6 जो है वो यहाँ पर आ सकता है। ओके, तो 8 जो टर्म होती है, 8 अल्फ़ाबेट हमारा होता है एच, और 7th होता है हमारा जी, और 6 होता है हमारा एफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइस, तो आपको जो है रीजनिंग में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके जो नंबर हैं सीक्वेंस वो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है assertion media entertainment does not enhance the cultural level of society। ओके,
तो ये असर्शन जो है वो ये कहता है कि जो मीडिया एंटरटेनमेंट है वो हमारा जो सोसाइटी का जो कल्चरल लेवल है, कल्चर है, उसको एनहांस नहीं करता है, उसको बढ़ाता नहीं है। हाँ, तो ये असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि जो मीडिया है वो एंटरटेनमेंट है जो कि हमारे सोसाइटी के कल्चर लेवल को एनहांस नहीं करता है। रीज़न जो है वो कह रहा है मोस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट एनकरेजेस एस्केपिज्म नोट कंटेंट क्वालिटी। हाँ, तो रीज़न जो है वो भी बिल्कुल सही है कि जो मीडिया एंटरटेनमेंट है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एनकरेज करता है एस्केपिज्म को, और कंटेंट क्वालिटी को एनकरेज वो नहीं करता है। ओके, तो ये हमें ये जो असर्शन रीज़न है वो दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमें ये चेक करना होगा कि जो रीज़न है वो हमारे असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो असर्शन में कहा जा रहा है कि मीडिया एंटरटेनमेंट सोसाइटी के कल्चरल लेवल को एनहांस नहीं करता है, बढ़ाता नहीं है, क्योंकि मोस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट जो है वो एनकरेज करते हैं एस्केपिज्म को, और कंटेंट क्वालिटी को वो एनकरेज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो है रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है हमारे असर्शन की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो गाइज, आई होप आप लोगों को जो ये क्वेश्चंस हैं, हमारे जो 10 क्वेश्चंस हैं एनटीए यूजीसी नेट 20 जून क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, वो आपको समझ में आए होंगे और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। सो गाइज, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या सजेशन हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल जो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।